समसामयिक जागरूकता की अगली कड़ी में मैं आप लोगों के बीच राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसरो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर मैं इस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसरो कहूं तो भी अतिशयोक्ति ना होगी। सर्वप्रथम हम बात में चर्चा करते हैं कि इसरो की पृष्ठभूमि क्या रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में इस समिति की स्थापना होती है। ये इसरो की पूर्ववर्ती संस्था है। यही संस्था 15 अगस्त 1969 को इसरो के स्वरूप में अस्तित्व में आती है, जो अभी लगातार राष्ट्र सेवा में संलग्न है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ये संस्था काम करती है। जो इसरो संस्था है, इसकी एक वाणिज्यिक इकाई है जिसका नाम है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना सितंबर 1992 में होती है। ये इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है। तो इसरो के लिए जो अन्य विदेशी संस्थाएं हैं, जो इसरो के समांतरी संस्थाएं हैं, उनके उपग्रह वगैरह प्रक्षेपण का जो कार्यक्रम होता है तो वो इस संस्था अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होता है और भारत सरकार को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। जो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, ये वर्ष 2007-8 में लघुरत्न कंपनी का दर्जा पाती है। अब इसी समय में अगर एक बात की और चर्चा कर ली जाए कि ये जो इसरो है, इसरो अंतरिक्ष विभाग के अधीन है और अंतरिक्ष विभाग इस पूरे की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को करता है। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से करी जाती है। तो अब हम इस बात पर भी चर्चा कर लें कि इसरो की प्रमुख रूप से सेवाएं क्या हैं। तो इसरो की जो सेवाएं हैं वो संचार सेवा है, प्रसारण सेवा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि संचार सेवा है, प्रसारण सेवा है। और बजट 2019 में इसरो की एक और वाणिज्यिक संस्था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नाम से स्थापना करने की घोषणा करी जाती है। अब यहाँ पर मन में ये विचार आता है कि एक संस्था अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, जिसकी स्थापना सितंबर 1992 में होती है, और एक संस्था ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। ये दो संस्थाएं अलग अलग क्यों? तो जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ अपना तारतम्य बैठालती है। अर्थात ये भारत के निजी क्षेत्र में किस तरीके से स्पेस इंडस्ट्री डेवलप हो, इस दिशा में कार्य करती है। ये संस्था है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और इस संपूर्ण चर्चा में एक बात और है कि इसरो की स्थापना इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए करी गई है कि किस तरीके से हम अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग कर सकें। शांतिपूर्ण उपयोग से यहाँ तात्पर्य है कि हम कृषकों को क्या डाटा दे सकते हैं, हम मछुआरों को क्या डाटा दे सकते हैं, अगर कहीं पर कोई भू आपदा आई है तो उसकी हम क्या जानकारी दे सकते हैं। और इसी क्रम में मैं एक और संस्था का जिक्र करना चाहूँगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, UNOOSA, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर, जिसका मुख्यालय वियना में है। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1958 में हुई है। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि वर्ष 1975 में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ ही इसरो अपने कार्यक्रमों में सुचारू रूप से चालू हो जाता है। और इसरो की कुछ प्रमुख लॉन्च व्हीकल भी हैं। लॉन्च व्हीकल एक माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम उपग्रह को प्रक्षेपित करते हैं। इस बोर्ड पर वो अपनी भार क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जिक्र हुआ SLV का, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका सफल प्रक्षेपण 10 अगस्त 1979 को हुआ है। अगला है ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका सफल प्रक्षेपण 24 मार्च 1987 को हुआ है। यहाँ मेरा सफल प्रक्षेपण से तात्पर्य ये है, इनका ये पहला सफल प्रक्षेपण इस तिथि को हुआ है। और अगले की हम चर्चा करते हैं जो है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका सफल प्रक्षेपण 20 सितंबर 1993 को हुआ है। PSLV ने इसरो की अभूतपूर्व सेवाएं करी हैं, चाहे चंद्रयान 1 का जिक्र हो, चाहे मंगल मिशन का जिक्र हो, जो 450 करोड़ रुपए की लागत में संपन्न हुआ था, जिसको हम MOM भी बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इसी के साथ भारत एक ऐसा पहला राष्ट्र बन गया था जिसने पहली बार में ही अपने मंगल मिशन को सफल बना लिया था। इसमें भी हमने PSLV की ही सेवा ली थी। इसीलिए जो PSLV है उसको हम वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोलते हैं। और अगला जो है हमारे पास वो है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका सफल प्रक्षेपण 18 अप्रैल 2001 को हुआ है। इसकी कुछ अगली कड़ियाँ भी हैं, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। और जो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण वर्ष 2019 में हम लोगों ने करा है, उसमें GSLV Mark 3 M1 का प्रयोग करा गया है।
और इन GSLV में हमने क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग करा है। जो क्रायोजेनिक इंजन है ये निम्न ताप पर कार्य करने वाली एक तकनीकी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं RLV-TD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इसका सफल प्रक्षेपण भारत ने वर्ष 2016 में करा है। ये एक स्पेस शटल है जो अंतरिक्ष में उपग्रह को छोड़कर वापस लौट आएगी। भविष्य में भारत के ये गगनयान मिशन का आधार बनेगी। इसी संदर्भ में आप लोग यहाँ नीचे नाम एक लिखा देख रहे होंगे प्रोफेसर UR राव का। ये भारत के उपग्रह कार्यक्रम के जनक हैं। जिस तरीके से अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक प्रोफेसर विक्रम साराभाई हैं, उसी तरीके से उपग्रह कार्यक्रम के जनक प्रोफेसर UR राव हैं। एक बेंगलुरु में उपग्रह केंद्र का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और इस यहाँ पर मैंने अभी एक शब्द प्रयोग करा है, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हम अपनी अगली श्रृंखला में चर्चा करेंगे, लेकिन आज की श्रृंखला भी ख़त्म नहीं हुई है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम प्रोफेसर विक्रम साराभाई के बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं। प्रोफेसर विक्रम साराभाई एक ऐसे इंसान हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि मानव किस तरीके से चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, किस तरीके से बेहतरीन कार्य करा जा सकता है। और ये व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से सिद्ध करके दिखाता है। ना ही वो केवल एक इसरो संस्था की स्थापना करते हैं, बल्कि IIM अहमदाबाद और अन्य कई संस्थानों की स्थापना में उनका सहयोग रहता है। वर्ष 1920 में रविन्द्रनाथ टैगोर जब अहमदाबाद में आते हैं तो प्रोफेसर विक्रम साराभाई के घर ही पर रुकते हैं। और ऐसा ही कहा जाता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनको ह्यूमन स्केलेटन की स्टडी करने का बड़ा शौक था, और उन्होंने विक्रम साराभाई की स्केलेटन की स्टडी करके ये बताया था कि ये बालक भविष्य में बड़ा नाम अर्जित करेगा। और प्रोफेसर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बड़ी बेहतरीन ढंग से लीड करते हैं, और इनको प्रोफेसर भाभा का सानिध्य मिलता है। और प्रोफेसर जो CV रमन है ये उनके दिशा निर्देशन में कार्य करते हैं। और प्रोफेसर विक्रम साराभाई का सानिध्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी मिलता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।